हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, प्रोनाउन से संबंधित चर्चा चल रही थी और प्रोनाउन के काइंड्स पर हमने चर्चा कर लिया था। प्रोनाउन के बारे में और उसके प्रकार के बारे में और उसके प्रकार से संबंधित बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा की जा चुकी है। चलिए, ग्रामर की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित 3 क्लासेस पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें बहुत सारे नियमों पर चर्चा हो चुकी है। ये जो आज का टॉपिक है वो बेटा हम प्रोनाउन का रिलेशन देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में सीधे तौर पर पूछा जाता है। तो आज के हमारे टॉपिक का जो वास्तविक नाम है वो है कि प्रोनाउन इन रिलेशन विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम प्रोनाउन का रिलेशन देखेंगे किसके साथ? सब्जेक्ट और वर्ब के साथ इसका कैसा एग्रीमेंट होता है, ठीक, और प्रोनाउन उससे किस रिलेशन द्वारा बंधा रहता है या जुड़ा रहता है, इस तथ्य को आज हम जानेंगे। तो आज क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और हम पहले नियम पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पॉसेसिव प्रोनाउन से संबंधित या रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको प्रोनाउन से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। प्रोनाउन के काइंड्स पे चर्चा हो चुकी है, प्रोनाउन के टाइप्स पे चर्चा हो चुकी है। हमें केवल ये जानना रह गया था, कुछ नियम ऐसे थे जो बच रहे थे, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस तरीके का सब्जेक्ट और किस तरीके का वर्ब रहता है, तो किस तरीके के हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हुए पहले नियम पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, पहला रूल है बेटा कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और उन्हें हम एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than या nothing but के साथ जोड़ते हैं, तो इनके बाद जो बेटा आने वाला प्रोनाउन होगा, इनके बाद जो आने वाला प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार कहने का मतलब कि अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा और पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रोनाउन प्लूरल होगा। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा रफ करके एक दो एग्जांपल और देखेंगे। जैसे मैंने कहा, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर मैंने छोड़ दिया कुछ जगह, या चलिए ठीक है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स प्लेड मैच। ऐसे समझिए, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स प्लेड मैच, और यहां पर मुझे पॉसेसिव प्रोनाउन लगाना है। तो रूल क्या कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और इन सभी शब्दों में से किसी एक शब्द, देखिए एज वेल एज का प्रयोग हुआ है, इनके द्वारा जोड़े गए हैं, तो इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। पहला सब्जेक्ट हमारा राम है, राम मैस्कुलिन जेंडर का है, सिंगुलर है, इस वजह से बेटा यहां पर हिज भरा जाएगा। अगर आपने यहां पर देयर का प्रयोग कर दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, रूल क्या है? रूल यही है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और इन शब्दों द्वारा उनको आपस में जोड़ा गया है तो इसके बाद का जो प्रोनाउन आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रोनाउन प्लूरल होगा। कैसे? थोड़ा सा मैं इसे रफ कर रहा हूं ताकि स्पेस मिल जाए हमें, और हम एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, मैं कह सकता हूं माई फ्रेंड्स, चलिए अलॉन्ग विद का प्रयोग देख लेते हैं। अलॉन्ग विद माई यंगर ब्रदर अब देखिए, माई फ्रेंड्स अलॉन्ग विद माई यंगर ब्रदर, अलॉन्ग विद दिख गया, शुरुआत में प्लूरल आया है। तो अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि अगर शुरुआत में प्लूरल हो गया बेटा और मुझे वर्ब भी पूछ रहा है, तो शुरुआत में अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, शुरुआत में प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। माई फ्रेंड्स अलॉन्ग विद माई यंगर ब्रदर, यहां पर अगर मैं हैज या हैव में से आपसे पूछूं तो यहां पर हैव का प्रयोग होगा, हैज गलत होगा, क्योंकि पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और उसी हिसाब से गॉन फॉर
हिज वर्क या देयर वर्क में से अगर मैं आपसे पूछूं तो देयर सही होगा और हिज क्या होगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो जो मैंने आपको शब्द बताए इन सभी शब्दों से अगर दो नाउन को जोड़ा गया है तो अगर पहला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब और पॉसेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, अगर पहला नाउन प्लूरल है तो वर्ब और पॉसेसिव प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। आई होप आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा। मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम नेक्स्ट रूल पर चर्चा करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट रूल है, अगर दो सब्जेक्ट हैं और उन्हें ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो या नन बट से जोड़ा गया है तो जो भी बेटा पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा वो उस प्रोनाउन का जो जगह है उसका उससे जो नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि नियरेस्ट वेरेस्ट को मारिए गोली, ऐसे समझ लीजिए सीधी भाषा में, दो सब्जेक्ट से जोड़ा गया है तो जो पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, बात खत्म। ठीक, लैंग्वेज ये है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, अमूमन लास्ट में ही प्रयोग होता है पॉसेसिव प्रोनाउन का। ठीक, अगर एक ही सेंटेंस है तो दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है तो बात की बात है। अगर एक सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है, अगर एक सेंटेंस है, ज्यादातर सिंपल सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि अमूमन वर्ब और पॉसेसिव प्रोनाउन एक आध जगह ही प्रयोग में आते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन तो एकदम बाद में ही आता है। ऐसे स्थिति में अपने से ठीक पहले वाले के अनुसार आएगा, अगर ऐसा आप याद कर लेंगे तो भी ठीक है, और नहीं तो पॉसेसिव प्रोनाउन जो होगा ऐसा हो जाए बेटा कि दो सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो या नन बट से जुड़े हों, से जोड़े गए हों या जुड़े हों, तो जो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। कैसे? कुछ ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर अगर मैं कहूं हैज में से हैव और मैं यहां पर कहूं हिज या देयर में से क्या होगा, होमवर्क। चलिए तो थोड़ा सा समझिए, मैं कह रहा हूं नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैज या हैव में से क्या होगा बता दीजिए, और हिज या देयर में से क्या होगा ये बता दीजिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैंने अभी आपको रूल में बताया, इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो या नन बट से जोड़े गए हो दो सब्जेक्ट तो पॉसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन की जगह ये है, इससे पहले जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है ये तो वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब आप कह लीजिए। इसके साथ सॉरी, इसके पहले का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इस हिसाब से हैज गलत है सही और हिज गलत देयर सही। अगर यही अपोजिट होता, जैसे यही ऐसे होता कि मैंने यहां पर किया होता हिज फ्रेंड्स इधर, यहां दिख रहा, हाँ दिखेगा, या ऊपर मान लीजिए, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, इधर हिज फ्रेंड्स और मोहन। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता इधर हिज फ्रेंड्स आर मोहन, तो अब बेटा यहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन से नजदीक जो मोहन था, मोहन की वजह से यहां तो हिज होता, यहां पर अगर आप देयर कर देते तो यह गलत हो जाता, और उसी के अनुसार अगर वर्ब की भी बात करूं तो यहां पर हैज होता, अगर आप हैव कर देते तो गलत हो जाता। ठीक, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा ही एग्रीमेंट है कि अगर सब्जेक्ट दो हैं और वो इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़े गए हैं तो जो वर्ब आएगी वो बाद वाले के अनुसार आएगी। ये आप वर्ब जब पढ़ोगे तो फिर से आपको ये नियम फिर से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अभी आप पॉसेसिव प्रोनाउन या ये मैं कहूं तो प्रोनाउन से संबंधित नियम पढ़ रहे हो, तो मैं पर्टिकुलर बात पॉसेसिव प्रोनाउन की कर रहा हूं। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, अगर बाद वाला प्लूरल है तो प्रोनाउन प्लूरल वाला हो जाएगा उसके नंबर जेंडर के अनुसार, अगर बाद वाला सिंगुलर है तो प्रोनाउन नंबर या जेंडर के अनुसार सिंगुलर वाला हो जाएगा। आई होप आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से भी बना सकते हैं, आपकी किताबों में भी दिया होगा। ठीक, मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है हमारा कि बेटा अगर ईच एवरी इधर नीदर या एनीवन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, का यूज किसके रूप में हो बेटा, सब्जेक्ट के रूप में, तो जो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वो थर्ड पर्सन
के अनुसार होगा। अब थर्ड पर्सन में कौन सा आता है, अगर आपको याद हो तो आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही सी इट और दे कौन सा है, थर्ड पर्सन है। अब इसमें आता है आपका कौन कौन सा, फिर से ध्यान दीजिए, ही शी इट और दे। देखिए सब्जेक्ट के रूप में अगर हम बात कर रहे हैं और ईच एवरी ईदर और नीदर की बात कर रहे हैं, अगर लिविंग वस्तु होगी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में होगा बेटा। दे का काम तो यहां खत्म हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ईच एवरी ईदर नीदर और एनीवन ये एक का भाव रखते हैं और ज्यादातर एडजेक्टिव की तरह आते हैं, जैसे ईच बॉय या ईदर बॉय, ठीक। तो ईच या ईदर का प्रयोग एक का भाव रखता है, तो इसके साथ तो पहली बात प्लूरल लगेगा भी, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट, तो वो भी सिंगुलर का सेंस देगा, ठीक। इस हिसाब से ज्यादातर इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है। इस वजह से जब भी ऐसा होगा कि सब्जेक्ट के रूप में पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब कि ही, हिम, हिज में से मेरे पास हिज मिलेगा, और आपको पता है सी हर, हर या हर्ष में से हमें हर या हर्ष मिलेगा। इसी का प्रयोग आप करोगे। अगर न्यूटर जेंडर की बात कर दे रहा है, नॉन लिविंग है, तो आप इट्स का प्रयोग कर सकते हो। तो मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहा हूं। चलिए एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने कहा ईच बॉय विल डू वर्क। अब यहां पर देखिए ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं हुआ है, ईच एडजेक्टिव की तरह आया है, बॉय से पहले आया है कि प्रत्येक लड़का, ठीक। तो ऐसे स्थिति में भी प्रत्येक का भाव है, तो यहां पर हिज होगा। कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे सिंपल वाले, इसको मैं रफ या आपको, हाँ, इसे रफ कर दे रहा हूं ताकि दो एग्जांपल आप ले सको, जहां ईच एवरी ईदर नीदर और एनीवन का प्रयोग सीधे सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। जैसे बेटा ईच वन ऑफ अस डिड ड्यूटी। मैं यहाँ पर वर्ब भी ऐसा ले रहा हूं कि आप अभी मैं अगर यहाँ इज वगैरह लगा देता है, वाज वाला लगा देता है, तो आप तुरंत पहचान लेते। थोड़ा सा मैंने डिड जानबूझ कर लिया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगा, तो सिंगुलर प्लूरल वाला आप पहचान नहीं पाओगे। अब ध्यान दो, ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, ईच यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है, ने किया, डू डिड डन, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है ये, ईच वन ऑफ अस डिड। अब बताओ यहां पर आवर वर्क सही होगा या आवर ड्यूटी सही होगा कि हिज ड्यूटी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अगर आप अस पे जाओगे तो आप आवर लगा सकते हो, और क्या होगा, गलत हो जाएगा बेटा। रूल क्या कहता है, ईच एवरी ईदर नीदर या एनीवन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो आप क्या लगाओगे, या तो हिज लगाओगे और या तो हर लगाओगे। तो अगर मैंने मान लिया कि मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं तो हिज सही होगा, और अगर महिलाएं ये बात कर रही हैं तो हर सही हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं एनीवन कैन ईट स्पेस फूड हेयर, इसको मैं यहां कर दूं बेटा, एनीवन कैन ईट, कोई भी खा सकता है, ठीक, फूड हेयर। अब अपना भोजन तो एनीवन है, तो चाहे आप हिज लगा दीजिए पुरुष मान रहे हैं, या हर लगा दीजिए महिला मान रहे हैं, तो ठीक। तो ईच एवरी ईदर नीदर और एनीवन का यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हमेशा पॉसेसिव प्रोनाउन जो होगा वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर का मतलब कि या तो हिज होगा या तो हर होगा, या तो इट्स भी हो सकता है, लेकिन अब इट्स तब होगा जब आप नॉन लिविंग की बात करते हो। जैसे अगर मैं यहीं पर ऐसे कर देता कि ईच वन ऑफ द चेयर्स, ठीक, ईच वन ऑफ द चेयर हैज डॉट 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 डिफरेंट प्राइस। तो अब यहां पर आप लगा देते कि प्रत्येक कुर्सियों में से प्रत्येक का अपना अलग अलग मूल्य है, तब वहां पर आप इट्स का प्रयोग कर देते। तो यहां पर लिविंग की बात है तो हमने हिज या हर का प्रयोग किया है। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट रूल की मैं बात करूं बेटा, तो अगर ज्यूरी, आर्मी, फ्लीट और क्रू, इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है और ये एक मुश्त या एक साथ कोई निर्णय ले रहे हैं या एक साथ कोई काम कर रहे हैं, कहने का मतलब उस काम या उस निर्णय में सभी सहमत हैं या बहुतायत में सहमत हैं। जैसे
विरोध नहीं है, सामूहिक सहमति है। तो ऐसे जगह पर अगर हम इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं और ये किसी उद्देश्य को एक साथ मिलकर पूरा कर रहे हैं या एक साथ काम कर रहे हैं, तो इनके साथ आने वाला जो भी वर्ब होगा वो भी सिंगुलर में होगा और इनके साथ आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर में होगा। कैसे? जैसे अगर मैं कहूं कि ज्यूरी हैव टेकन या डिसाइडेड, हिज होगा कि देयर होगा कि इट्स होगा और वर्डिक्ट। ठीक, तो लगा दीजिए द ज्यूरी हैव टेकन या द ज्यूरी हैज डिसाइडेड या द ज्यूरी हैज गिवन, कुछ भी कर दीजिए। अब यहां पर हिज होगा, हिज वर्डिक्ट कि देयर वर्डिक्ट कि इट्स वर्डिक्ट। ठीक, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया कि अगर इसे सब्जेक्ट के रूप में काम किया गया है और बेटा अगर कोई भी ज्यूरी जो जजों का समूह होता है वो कोई निर्णय ले रहा है, तो निर्णय तभी आएगा जब मान लीजिए अगर 3 है तो उसमें से 2 सहमत हो, 1 असहमत हो, तब भी 66% से ज्यादा सहमति परसेंटेज हो जाएगा और उस निर्णय को मान लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। या 4 हैं तो चारों सहमत होंगे, नहीं तो 3 तो जरूर सहमत होंगे, नहीं तो कोई निर्णय, कोई फाइनल जो वर्डिक्ट होती है वो नहीं हो पाएगा। वो निर्णय ले पाएंगे लेकिन वो अंतिम निर्णय फिर नहीं हो पाएगा ना। निर्णय वो तभी लेंगे जब वो एक साथ सम्मिलित रूप से किसी बात पर सहमत या असहमत होंगे। ठीक, तो ऐसे स्थिति में मैंने आपको बताया हैव का प्रयोग बेटा यहां गलत हो जाएगा, हैज का प्रयोग यहां सही होगा, एक चीज। दूसरा, क्योंकि ज्यूरी को कलेक्टिव नाउन के रूप में लिया गया है तो ना हिज सही होगा, ना देयर सही होगा, इट्स सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर ज्यूरी को, जजों का समूह, आर्मी मतलब सैनिकों का, फ्लीट एक छोटी टुकड़ी होती है जो किसी कार्य के लिए अमूमन, जैसे नौसेना में या वायुसेना में, जल सेना में भी एक विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट दस्ता या दल जिसको कहते हैं वो होता है। और क्रू भी क्या होता है? कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए लोगों का एक समूह होता है, जैसे एरोप्लेन वगैरह में होते हैं। जब आप देखते हो इन सभी शब्दों को और आपको लगता है कि इन्हें सब्जेक्ट के रूप में कार्य किया गया है और ये एक साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, इनका उद्देश्य एक है, इनका निर्णय एक है, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर और आने वाला पॉसेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे द आर्मी have decided their route, या मान लीजिए their, the army have decided their work, ऐसा कर लीजिए या रूट कर लीजिए, बातें कीजिए। ठीक, अब यहां पर ऐसी स्थिति में देयर सही होगा कि हिज सही होगा कि इट्स सही होगा। ठीक, फिर वही बात, द आर्मी है, हैज सही होगा और इट्स सही होगा, क्योंकि हिज आप लगा नहीं सकते, आर्मी मतलब सेना तो पुरुष और महिलाओं दोनों की होती है, कलेक्टिव नाउन है, इस वजह से इट्स का प्रयोग होगा। ठीक, तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है बेटा? यही जैसे आर्मी फ्लीट वगैरह था या टीम वगैरह था। ठीक, अमूमन क्या है, जैसे टीम है, आर्मी है, ज्यूरी है, फ्लीट है या क्रू वगैरह है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है और इनका ओपिनियन जो है बेटा वो अलग अलग है, अर्थात इनका निर्णय जो है वो एक मत ना होकर भिन्न भिन्न है, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी ने कहा ये होना चाहिए, किसी और ने कहा ये होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो अब इनके साथ हम क्या प्रयोग मिलाएंगे? अब इनके साथ हम कैसा प्रयोग करेंगे कि अगर सबका निर्णय अलग अलग है तो वर्ब भी उसी के अनुसार होगी और द टीम इज या आर डिवाइडेड इन इट्स या देयर ओपिनियन। ठीक, अगर मैं ऐसा कहूं कि द टीम इज या आर लगाएंगे, डिवाइडेड इन देयर या इट्स लगाएंगे और ओपिनियन, तो हमेशा याद रखिए अगर यहां यूनाइटेड होता तो इज सही था और इट्स सही था, टीम को कलेक्टिव नाउन की तरह लेते तो वर्ब भी सिंगुलर और पॉसेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर। लेकिन अगर यहां पर इसको आप ऐसे ले रहे हो कि सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हो लेकिन इनका ओपिनियन अलग अलग हो गया, तो अब ये अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गए और ऐसी स्थिति में द टीम
इज गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, डिवाइडेड है तो, और इट्स गलत हो जाएगा, देयर। अगर यहीं पर डिवाइडेड की जगह यूनाइटेड होता तो फिर आप इज सही रखते और इट्स सही रखते। तो मैंने आपको बताया क्योंकि टीम, आर्मी, ज्यूरी, फ्लीट या ऐसा कुछ क्रू वगैरह सब्जेक्ट आ जाए, अगर ये कोई निर्णय ले रहे हैं और निर्णय में मतभेद है या इनका अलग अलग निर्णय है, तो आप वर्ब को प्लूरल मानोगे क्योंकि ये अलग अलग एंटिटी हो जाएंगे बेटा। और अलग अलग क्योंकि ये हैं इस वजह से वर्ब प्लूरल होगा, तो इसके साथ आने वाला पॉसेसिव प्रोनाउन भी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, प्लूरल वर्ब माना जाएगा। तो पॉसेसिव प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है बेटा हमारा, अगर सिंगुलर नाउन और इसके साथ एंड से जोड़ा गया हो एक और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और एंड और सिंगुलर नाउन अगर ऐसे जोड़ा गया है, तो जो आने वाला पॉसेसिव प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। कैसे? जैसे मैंने कहा छोटा सा रूल है, राम एंड श्याम। अब यहां पर हैज या हैव की बात करूं और यहां पर हिज या देयर की बात करूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, राम एंड श्याम, राम और श्याम एक एक में मिलकर दो वैसे भी बनता है, हैज गलत, हैव सही, और हिज गलत, देयर सही। ठीक, तो रूल यही है छोटा सा कि सिंगुलर नाउन को अगर दो सिंगुलर नाउन है एंड से जोड़ा गया है तो वर्ब भी प्लूरल और पॉसेसिव प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होगा, तो वो भी क्या होगा, प्लूरल। कहने का मतलब वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। चलिए हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट रूल बेटा हमारा क्या है, ऐसे ही समझ लीजिए इसमें भी कि अगर सिंगुलर नाउन को जोड़ा गया है और एंड से जोड़ा गया है और पहले वाले सिंगुलर नाउन से पहले दा लगा है और दूसरे वाले भी सिंगुलर नाउन से पहले दा लगा है, तो अब यहां पर ये व्यक्ति अलग है और ये व्यक्ति अलग है। जैसे द बॉस एंड द मैनेजर। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हैज कम या हैव कम। ऐसे समझिए, अगर यहां पर बेटा द बॉस एंड द मैनेजर दोनों सिंगुलर नाउन है, पहली बात, अगर उनके साथ दोनों के साथ अलग अलग दा लगा है, तब यहां पर जो मालिक है वो अलग व्यक्ति है और जो मैनेजर है वो अलग व्यक्ति है, तो यहां पर हैज नहीं होगा बेटा, दोनों अलग अलग व्यक्ति हो जा रहे हैं और एक एक मिलकर प्लूरल बनता है, तो यहां पर हैव होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर ये हैज या हैव और टेकन होता, मान लो जैसे टेकन या गिवन होता, अब यहां पर क्या होता है, हिज या देयर डिसीजन, तो यहां पर हिज गलत हो जाता, देयर सही हो जाता। क्यों? अगर दा दोनों के साथ लगा है ऐसा होगा, अगर दा दोनों के साथ नहीं लगा है, केवल पहले वाले के साथ दा लगा है, बाद वाले के साथ दा नहीं लगा, और ऐसी स्थिति में केवल पहले वाले के साथ ही लगेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि बॉस एंड दा मैनेजर आपको मिले, अगर दा लगा रहेगा तो या तो दोनों साथ लगा रहेगा, अगर नहीं लगा रहेगा तो केवल पहले वाले के साथ। अगर केवल पहले वाले के साथ लगा है तो इसका मतलब अब वही व्यक्ति मालिक है और वही व्यक्ति क्या है, मैनेजमेंट भी देख रहा है, मैनेजर भी वही है। अब ऐसी स्थिति में हैज सही हो जाता, हैव गलत हो जाता और हिज सही हो जाता, देर गलत हो जाता। तो रूल क्या है, अगर सिंगुलर नाउन है उन्हें एंड द्वारा जोड़ा गया है तो वर्ब प्लूरल और आने वाला उसके बाद का प्रोनाउन भी प्लूरल। दूसरी चीज, अगर दो सब्जेक्ट हैं, एक के साथ द लगा है, दूसरे के साथ भी द लगा है, एंड से जोड़ा गया है, एज वेल एज चाहे जिससे जोड़ा गया हो, जिसका मतलब एक और एक मिलकर दो हो रहा हो, अगर दोनों के साथ दा लगा है तो इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो वर्ब भी प्लूरल और आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल। अगर एक के साथ दा लगा है तो हमेशा केवल पहले वाले के साथ रहेगा, अगर ऐसा है तो फिर वही व्यक्ति पहला भी है, वही व्यक्ति दूसरा भी है। ऐसी स्थिति में वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट दा है, एक के साथ है, वर्ब सिंगुलर, आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर। जैसे मैंने अभी आपको बताया द बॉस एंड द मैनेजर हुआ तो हैव हो जाएगा, देयर हो जाएगा, द बॉस एंड मैनेजर हुआ तो हैज हो जाएगा और हिज हो जाएगा। इसे रफ करते हैं और एक और एग्जांपल द्वारा इसको समझने का प्रयास करिए। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर।
द सेक्रेटरी एंड या डन वर्क कर लीजिए। द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैव डन हिज या देयर वर्क। अगर द दोनों के साथ है तो फिर हैव और देयर। अगर द दोनों के साथ नहीं है, बाद वाला द नहीं है, तो फिर हैज या हिज। ठीक, तो इस तरीके से आप रूल को कायदे से समझ गए होंगे और एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हो। चलिए क्लास में आगे करते हैं। अगला रूल है बेटा कि ईच या एवरी का प्रयोग हुआ है किसके साथ? प्रत्येक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड जोड़ा गया है, फिर ईच या एवरी आया है, फिर क्या आया है? सिंगुलर सब्जेक्ट आया है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का आप प्रयोग करते हो। जेंडर वगैरह अगर स्पेसिफिक है तो आप लड़का होगा तो हिज, लड़की होगी तो हर, नहीं तो हर जगह पर अमूमन जब आप पद की बात करते हो, जब आप किसी नौकरी की बात करते हो तो आपके ऊपर है, आप उसे महिलाएं भी मान सकते हो, पुरुष भी मान सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप प्रयोग में ला सकते हो। रूल एक बार फिर से समझिए। ईच एवरी का प्रयोग हुआ हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, दोनों हो सिंगुलर, दोनों के साथ ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो इसके बाद फिर अगर एडजेक्टिव लगाएंगे तो भी सिंगुलर, अगर आप प्रोनाउन लगाएंगे तो भी सिंगुलर। कैसे? जैसे अगर मैं कहूं ईच सोल्जर एंड ईच सेलर, मतलब नाविक होता है। ईच सोल्जर एंड ईच सेलर वाज या वर इन हिज या देयर प्लेस। रूल देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईच एवरी दोनों के साथ लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन कुछ भी आएगा सब सिंगुलर। यहां पर वाज और यहां पर हिज प्लेस। ठीक, वर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, देयर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर रहेंगे तभी ईच का प्रयोग भी होगा। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पहले वाले के साथ भी ईच या एवरी लगा है, दूसरे वाले के साथ भी ईच या एवरी लगा है, एंड द्वारा जोड़ा गया है। ऐसे स्थिति में इसके बाद आने वाला वर्ब होगा तो भी सिंगुलर, एडजेक्टिव होगा तो भी सिंगुलर, और प्रोनाउन होगा तो भी सिंगुलर, चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, चाहे वो पॉसेसिव प्रोनाउन हो, कुछ भी हो। आई होप आपको ये रूल भी कायदे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला रूल क्या है बेटा कि मेनी अ या एन का प्रयोग हुआ हो तो इसके बाद हमेशा आप सिंगुलर सब्जेक्ट को पाओगे और उसके साथ आप वर्ब भी सिंगुलर पाओगे, और आप प्रोनाउन जो होगा वो भी सिंगुलर वाले के अकॉर्डिंग ही लगाओगे। जैसे मैं कहूं कि मेनिया सोल्जर्स या सोल्जर हैव डाइड। ठीक, मेनी या सोल्जर सही होगा कि हैज या हैव सही होगा कि डाइड सही होगा। ध्यान दीजिए, मैंने कहा मेनी या आयन के साथ कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी प्लूरल नहीं आएगी, सिंगुलर वाली आएगी। मेनी या सोल्जर हैज डाइड। ऐसे फिर से समझिए, इसी को देखिए, मेनी या सोल्जर हैज मेट टू हिज डेथ। ठीक, मेनी या सोल्जर हैज मेट टू हिज डेथ एकदम सही है। अगर यहाँ देयर वगैरह कर देते तो गलत हो जाता, हैव वगैरह कर देते तो भी क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो मेनी या सोल्जर हैज मेट टू हिज डेथ, कई सारे सिपाहियों में से प्रत्येक या एक की बात हो रहा है कि सभी सभी एक एक करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हुई या सभी को वीरगति प्राप्त हुई। मेनी एन भी आप प्रयोग कर सकते हो, आउल वगैरह आएगा। आपको पता है कि अगर ए ई आई ओ यू अर्थात वावेल से शुरू होगा तो एन का प्रयोग होगा। अमूमन मेनी या फ्लावर करके एक सेंटेंस ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, मेनी या फ्लावर्स होगा तो गलत हो जाएगा। इज या आर ब्लूम करके लिखे रहते हैं तो मेनी या फ्लावर इज ब्लूम एकदम सही है, या ब्लूमिंग या कुछ भी हो। ठीक,
चलिए नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये रूल समझ में आ गया होगा, मेनी आ या मेनी एन के साथ सिंगुलर नाउन ही लिखा जाएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगा और सिंगुलर ही प्रोनाउन का कोई भी केस हो आएगा। ठीक, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया रूल है बेटा, ईच ऑफ या ईदर ऑफ या नीदर ऑफ, इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा या जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल में आना चाहिए, इसको याद रखिएगा पहली बात। फिर वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। मजेदार चीज है, जैसे अगर मैं कहूं ईच ऑफ द बॉय तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने कहा ईच ऑफ द बॉयज तब सही होगा। ईच ऑफ, सेम वैसे ईदर ऑफ की भी बात कर लेते हैं। ठीक, सेम वैसे नीदर ऑफ भी है। द बॉय गलत हो जाएगा, द बॉय सही होगा। अब मैं कहूं हैज या हैव पास्ट, तो अगर आपने ईच ऑफ द बॉयज का द बॉयज देखकर हैव लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से प्रत्येक अर्थात एक की बात कर रहा है, इस वजह से यहां हैज सही होगा। अगर मैं यहां पर हिज या देयर एग्जाम की बात करूं, ठीक, तो ईच ऑफ द बॉय कर दिया तो गलत, ईच ऑफ द बॉयज एकदम सही, हैज एकदम सही, हैव किया तो गलत, पास्ड हिज एग्जाम एकदम सही, देयर एग्जाम किया तो गलत। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ आया तो उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा जो इससे जुड़ा हुआ होगा ईच ऑफ के साथ वो प्लूरल होगा, किंतु आने वाली वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी और जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि ईच ऑफ या ईदर ऑफ या नीदर ऑफ का मतलब जो भी उसके बाद प्रोनाउन दिया गया है उसमें से एक या किसी एक की भी नहीं, अर्थात सिंगुलरिटी को ये दिखाते हैं, मोटी मोटा ऐसे समझिए, इस वजह से वर्ब भी सिंगुलर और आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला रूल देखिए बेटा, जहां पर दो की बात होगी, व्यक्ति या वस्तु, क्या व्यक्ति या वस्तु, वहां पर बोथ का प्रयोग आप करेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसे मिला जाता है ऑल ऑफ द टू बॉयज, यहां पर बेटा ऑल का प्रयोग गलत है। क्यों? अगर दो की बात कर रहा है तो आप बोथ का प्रयोग करिए। समझ में आया? ऑल ऑफ द टू बॉयज, क्या दोनों लड़कों में से सभी? नहीं, बोथ ऑफ द टू बॉयज, लड़कों में से दोनों। ठीक, तो बोथ का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के साथ होता है, इसे याद रखिएगा। अगर आपने ऑल का प्रयोग कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए छोटा सा रूल था, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 11। इसे मैं रफ कर देता हूं, अगला भी इसी से संबंधित है। बोथ का प्रयोग बेटा निगेटिव सेंस में नहीं होगा। ठीक, जैसे अगर आपने कर दिया बोथ ऑफ टू बॉयज या बोथ ऑफ देम, मान लीजिए वर नॉट गोइंग, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बोथ ऑफ टू बॉयज वर नॉट गोइंग, बोथ ऑफ द टू बॉयज कर लीजिए, बोथ ऑफ द टू बॉयज, यहां पर बोथ का प्रयोग गलत हो जाएगा। फिर यहां आपको दो में से एक की बात कर रहा है तो नीदर होगा, नीदर ऑफ द टू बॉयज, और यहां पर फिर वर नहीं होगा, फिर यहां पर वाज नॉट गोइंग होगा। ठीक, तो बोथ का प्रयोग निगेटिव में नहीं करेंगे। निगेटिव में अगर आपको करना है तो नीदर की बात करेंगे, वो भी दोनों में से कोई एक को नहीं दिखाएगा। ठीक, नहीं तो अगर आपको दो है और दोनों को नहीं जाना दिखाना है तो फिर आप वहां पर नन का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए एक छोटा सा और रूल बचता है, देखते हैं, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी बोथ का यूज, नीदर का यूज, नन का यूज, एनी का यूज, बहुत सारी चीजें आपको एडजेक्टिव में बहुत प्यार से पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। कोई भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है। नेक्स्ट देखिए और लास्ट, जब भी बेटा हम वन की बात करते हैं तो वन के साथ हमेशा जो पॉसेसिव केस आता है वो वंस आता है। एक बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, जैसे वन शुड डू हिज जॉब या हिज ड्यूटी या हर ड्यूटी, अगर ऐसा कुछ आ गया, याद रखिए वन का पॉसेसिव केस हिज या हर वगैरह नहीं होता है। वन के बाद एपॉस्ट्रोफी एस वंस होता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, कि सभी को अपना कार्य या प्रत्येक को अपना कार्य करना चाहिए। ठीक, तो आई होप आज की क्लास में आपको जितने भी रूल बताए गए वो कायदे से समझ में आ गए होंगे। क्लास से संबंधित या रूल से संबंधित कहीं कोई समस्या या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में हमें बताया करिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए हम बेहतरीन चीजें लाते रहें और आपके पास तक चीजें समय से पहुंचते रहें। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।
है।